हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरा नाम विवेक और मैं आज सामने फिर से आ चुका हूँ अपने लाइट शब्द का सेकंड पार्ट को लेकर। राइट, तो जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने सीखा लाइट क्या होता है। राइट, लाइट की बेसिक टर्म्स, रे, बीम क्या होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज देखे थे। रिफ्लेक्शन को दो टाइप्स देखा था, रेगुलर और इरेगुलर, है ना। तो अब उसके बाद मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या फॉलो होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है बेटा बताओ, है ना। आज उसी सवाल का पहले मैं जवाब दूंगा, फिर आज की क्लास को मैं, आज के इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा। राइट, तो ध्यान से देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में किस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। बिल्कुल लॉ है बेटा, तो इरेगुलर भी फॉलो होगा, बट किस तरीके से होता है आइए आज हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रे ऑफ लाइट जब पैरेलली इंसिडेंट होते हैं बट रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल नहीं रहे तो ही उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का तो क्या था नियम। फर्स्ट लॉ था कि जो आपका इंसिडेंट रहे, जो आपका रिफ्लेक्टेड रहे और जो आपका जो नॉर्मल है वो सेम पॉइंट के सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए, है ना। ये तो मुझे दिख रहा है कि एक ही जगह पे जा रहा है, जहां से आ रहा है वहीं से रिफ्लेक्शन बैक हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम शायद में फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो आइए इसको समझते हैं किस तरीके से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सेम है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं किसी एक रे को पकड़ रहा हूं और उसको मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये लेट अस सपोज ये अपना रफ सरफेस था। ठीक है, ये इधर से लाइट आया, लाइट गया, लाइट आया, लाइट गया। ठीक, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको शायद लग रहा होगा, यहाँ पर आपको शायद लग रहा होगा कि सर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है ना। बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं बेटा, हम कहाँ से बनाते हैं, ये बनाते हैं हम नॉर्मल से। सबसे पहले अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को यहाँ पर नॉर्मल बेटा ड्रॉ करना पड़ेगा। बट सर जी वो कैसे करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या है बेटा, आपका कैसा भी कर्व सरफेस रहे ना, आप क्या करो उस कर्व सरफेस पे पहले मारो टेंजेंट। तो ये रहा कर्व सरफेस जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर कुछ टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा होगा लेट सपोज। ठीक है, ये रहा आपका टेंजेंट, और जो आपका नॉर्मल होगा ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। जो आपका नॉर्मल होता है वो सरफेस से कैसा होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये रहा आपका टेंजेंट। कर्व वाले सरफेस के केस में जो नॉर्मल होगा इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब कैसा होगा, यहां से आप जब डॉटेड रे बनाओगे ना परपेंडिकुलर बिल्कुल, ये रहा परपेंडिकुलर, कितना एंगल ये यहाँ से 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, अब आप जब यहां से लेते हो ना बेटा, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर लेते हो ना, तो आप क्या पाते हो, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। तो इस तरीके से दोनों नियम यहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन में फॉलो होता है। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा होता है। राइट, आइए अब आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना बेटा, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज आपको पढ़ाऊंगा मिरर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, मिरर क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं। राइट, उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन में जो इमेज बन रहा होता है कैसा बन रहा होता है, बेसिकली मिरर क्या करता है, हमें अपने एक दूसरे का, हमें अपना फोटो दिखाता है, तुमको अपना फोटो दिखाता होगा, है ना, किसी और का दिखाए तो पता नहीं बेटा, आज तो तुम 3 बजे दिख रहे होगे ब्लडी मेरी कहते हुए, तो किसी और का दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं दिखाता है। ठीक है, तीसरा स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप क्या क्या होते हैं। अच्छा, स्फेरिकल मिरर को समझना है हमें क्योंकि हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर के बारे में और केसेस हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशन है। तो स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर के, वो समझेंगे आज इस क्लास के अंदर हम। ठीक, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर वो समझ रहे होंगे हम। उसके बाद क्या क्या नियम है, अब अगर मुझे स्फेरिकल मिरर से रेडियोग्राम बनाना है तो क्या नियम है, किस तरीके से आप बना सकते हो रेडियोग्राम, ये हम आज जान रहे होंगे। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट अवर टुडेज गोल जो हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। पहला,
जो मिरर है बेटा, मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे? मिरर को मैं डिफाइन पता कैसे कर सकता हूँ? एक ऐसा पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान सुना, एक ऐसा पॉलिश्ड, क्या होना चाहिए? सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए, जो कैसा हो, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो, जो उस पर लाइट इंसिडेंट करे, उसको क्या कहेंगे हम? मिरर कहेंगे। ठीक है, तो वही बोलता हूँ, मिरर को डिफाइन करते हैं हम, इट इज अ, ठीक है, स्मूथ भी होना चाहिए, स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से क्या होगा, लाइट फॉल करने पर रिफ्लेक्ट बैक होगा, फ्रॉम विच light rays will reflect back when it falls on, ठीक है, क्या होगा, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। उम्मीद करता हूँ मिरर आपको समझ में आ रहा होगा, आप सभी मिरर देखते भी हैं, डिफिनेशन बहुत सिंपल सा बात है, ऐसा कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस जहां से लाइट पे क्या हो, फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाए, टकरा कर वापस आ जाए, उसको मिरर बोलते हैं। ठीक, चलो, अब मिरर के टाइप्स भी होते हैं बेटा, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। अब मिरर जो टाइप डिफाइन है बेटा, ज्योमेट्री के बेसिस पे डिफाइन, जैसा दिखता है ना वैसे उस बेसिस पे डिफाइन है। तो दो तरह के टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला आपका कहलाता है प्लेन मिरर, दूसरा कहलाता है बेटा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसा सर जी? तो आपको दिख रहा होगा नीचे फोटो में, ये जो आपका है ये कैसा है? प्लेन मिरर, जो कैसा हो, बिल्कुल प्लेन, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल कोई भी कर्व नहीं हो, सीधा हो, क्या बोलते हैं उसको? प्लेन मिरर बोलते हैं। इसके बारे में भी डिफाइन करना सीखेंगे हम कि सर प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये बताऊंगा आज की क्लास के अंदर। ठीक, दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल कैसा सर? स्फेरिकल कैसा होता है? एक देखो, एक ये, एक ये, एक, ठीक, मतलब जो सरफेस ना एक पार्टिकुलर कर्वेचर का हो, किसी पार्टिकुलर शेप का हो, पार्टिकुलर कर्व दिया रखा हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर के भी ना बेटा दो टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं? इस स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका कॉन्वेक्स, दूसरा है आपका कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है आपका? यह मिरर आपका है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तीनों किसी टाइप से स्फेरिकल मिरर के टाइप से, और ये तीनों हमको पढ़ना है। सर ये कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है? अब देखो मैं इसको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। क्या आप लोगों ने चम्मच देखा है? क्या आप चम्मच से खाना खाते हो? है ना, उम्मीद करता हूँ खाते होगे, मैं तो हाथ से खा लेता हूँ। अब इस चम्मच की बात कैसी है, अब अच्छा चम्मच है, चम्मच देखोगे तो आपको मिरर याद आना चाहिए। चम्मच में दो सरफेस होता है, देखो एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, जो अंदर की तरफ धंसा होता है ना, और एक पीछे वाला सरफेस जो बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक, ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, इस सरफेस का क्या नाम है पता है? कॉनकेव। और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, इसका नाम पता क्या है? कॉन्वेक्स। मतलब क्या, जो मिरर अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, बिल्कुल ऐसा गोल गुफा ऐसा, कौन केव, केव का शेप लिया हो, केव वाला शेप रिफ्लेक्शन कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल में दिख रहा होगा, मिरर अंदर की तरफ दबा हुआ है, बाहर से कोई हाथ दिखा रहा है, टटा कर रहा है, हाथ बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अभी बड़ा क्यों होता है, केस है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक, जो सरफेस बाहर से वो उड़ा हुआ हो और वो रिफ्लेक्शन कर रहा हो, वो क्या कहलाता है आपका? कॉन्वेक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल सा है। तो क्या बताया मैंने, मिरर बताया कैसे डिफाइन करते हैं, दो टाइप्स मिरर के, है ना, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अभी जो प्लेन मिरर है बिल्कुल स्ट्रेट, ग्लास का टुकड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसमें कर्व नहीं होगा। ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके दो टाइप्स होते हैं, कैसा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बना कैसे?
इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर हम स्फेरिकल मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे, प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे, ये समझते हैं, है ना। बनना कैसे होगा, ये मैन्युफैक्चर कैसे हुआ होगा, ये समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, इसको मैं साइड कर दूं। ये चम्मच, अगली बार से क्या होना चाहिए, तुम चम्मच से कुछ खाओ, क्या जाना चाहिए तुमको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर, फिर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, पहले पढ़ते हैं हम लोग प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जैसा बताया, बिल्कुल देखने में कैसा होगा, बिल्कुल एक प्लेन सा होगा, है ना। इसको तुम डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ प्लेन ग्लास, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा होता है बिल्कुल प्लेन हो, जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो क्या कहलाता है आपका, प्लेन मिरर कहलाता है। इसका एक और डिफिनेशन है बेटा, और मिरर हैविंग इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर is called प्लेन मिरर। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, ये आपने क्या लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या लिख दिया सर आपने, ये बेटा मैं बताऊंगा जब मैं आपको स्फेरिकल मिरर समझा रहा हूँ ना, तो ये चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी वेट करो, आज के लेक्चर में आप जान लोगे। पहला तो क्लियर है ना, एक प्लेन ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक प्लेन ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं हम लोग इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, है ना। एक प्लेन ग्लास रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं हम लोग कि प्लेन मिरर। ठीक है, चल अब देखो, ये जो प्लेन मिरर है बेटा, ये कुछ इमेज बनाता है ना, एक प्लेन मिरर एक इमेज बनाता है ना, कैसा इमेज बनाता है, एक प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, क्या क्या इसकी खासियत है, इसके बारे में थोड़ा समझा लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by a प्लेन मिरर। ठीक है, एक ग्लास, एक प्लेन ग्लास मिरर कैसा इमेज बनाता है, इसके बारे में थोड़ा जानना, ठीक। आप सबने अपना अपना इमेज देखा हो, सोच है ना। आप मुझे बताओ कि आप जिस शेप एंड साइज के हो, क्या प्लेन मिरर वैसा इमेज बना के दिखाता है, या आप छोटे बड़े दिखते हो, आप मुझे बताओ। जैसा हम देखते हैं प्लेन मिरर वैसा ही इमेज बनाता है ना, मतलब क्या है, पहले लिखेंगे क्या हम, इट फॉर्म्स, अच्छा सबसे पहले लिख पाएंगे, सेम से बनाता है। आप अगर मान लो मिरर से थोड़ी दूर खड़े हो, तो आपको जो इमेज मिरर के अंदर दिखता है वो थोड़ा दूर रहता है खड़ा हुआ, मतलब आप जितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़े रहोगे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। दूसरा, ये जो इमेज बनता है मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा, ये मिरर के अंदर बनता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। एक्चुअली इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहे होते हैं, एक्चुअली तो मीट नहीं कर रहा होता है प्लेन मिरर पे रेज ऑफ लाइट, तो ये जो बनता है ना इमेज बनता है वर्चुअल, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज, राइट। चौथा, आप अगर अपना राइट कान पकड़ो मिरर के सामने, तो मिरर में कौन सा कान पकड़ के रखता है, लेफ्ट पकड़ के रखता है, राइट। आप अगर राइट पकड़ोगे कान या राइट हैंड ऊपर करोगे, तो मिरर पे जो आपका इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा। बोलो कैसे सर, सेम दिखता है, तो बेटा तू ऐसे खड़ा है, तूने राइट हैंड किया है, अब मिरर तेरा ऐसा इमेज तेरा ऐसा बना हुआ है, उसका राइट ये हुआ ना, जो तेरा लेफ्ट है उसका राइट है, उसके लेफ्ट हैंड ऊपर किया ना, है ना। तो प्लेन मिरर कैसा करता है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करना, है ना, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। पहला पॉइंट है इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। दूसरा है इट फॉर्म इमेज ऑफ सेम साइज
as that of ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, ठीक, बोलते हैं ना आईना दिखाना, यही है, जैसा रहोगे वैसा दिखता है। तीसरा है इट फॉर्म्स इमेज at same distance as that of ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बन रहा होता है the left side of the image of the object is appeared to be in right side or the right side of the object is appeared to be in left side। मिरर में ऐसा होता है ना, अगर आप राइट साइड काम करोगे तो लेफ्ट दिखता है मिरर के अंदर इमेज बनता है, अगर आप लेफ्ट पकड़ोगे तो राइट दिखता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्टेड, है ना, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बिल्डिंग में कैसा बनाता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। दिस phenomenon is called lateral inversion, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। अब प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, जो नहीं आ रहा होगा कमेंट करना बेटा, जहां दिक्कत होगा मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है, ठीक है। आज का क्लास बेसिक है, बट हाँ आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का टॉपिक में ना, आज लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं एक रे डायग्राम बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर में। 10th क्लास में ये जो चैप्टर है ना आपका, मैं बोलूंगा कि अगर 25 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th क्लास के अंदर तो करीब लाइट और ह्यूमन आई मिलाकर ना करीब 12 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, 12-13 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर भी 7-8 नंबर क्वेश्चन केवल लाइट से आता है, इस तरह से आता है जो पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए छोटी छोटी बारीकियां समझना, छोटे छोटे बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है, अब दोबारा पढ़ा है, क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको याद आए दोबारा से, है ना। और ये चीजें याद रहेंगी तो कुछ न्यूमेरिकल्स में कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगा। और लास्ट क्लास में आज मैं यही कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज रे डायग्राम के थ्रू आप इमेज बना सकते हो उस रूल्स को फॉलो करते हुए। बच्चों को मैक्सिमम वही दिक्कत होता है, सर इमेज कैसे बनना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आज वो नियम बताने वाला हूँ मैं कि इमेज कैसे बनता है। लास्ट वाला टॉपिक नहीं छोड़ना, लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज क्लास का, ठीक है बेटा। चलो खैर प्लेन मिरर है। अब दूसरा क्या टाइप होता है बेटा, स्फेरिकल मिरर। तो हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, है ना। स्फेरिकल मिरर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले ये समझते हैं ना, सबसे पहले इसका डिफिनेशन कैसे करेंगे। देखो मैं बोलता हूँ समझो कि बना कैसे, ये स्फेरिकल मिरर बना कैसे। हमने क्या किया, स्फेरिकल मिरर बनाने का तरीका, एक तरीका बता रहा हूँ मैं। हमने क्या किया कि हमने ना एक ऐसा गोल ग्लास का स्फीयर लिया, ठीक है, एक गोल ऐसा ग्लास का स्फीयर लिया। अब क्या करेंगे इसको ना, एक मिनट, इसको 20 से ना यहाँ से तोड़ेंगे। 20 से तोड़ने के बाद ये दो पार्ट में टूटेगा, एक ऐसा, ठीक है, ऐसा, है ना, ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको पॉलिश करेंगे, एक को अंदर से करेंगे पॉलिश, एक को बाहर से करेंगे पॉलिश। पॉलिश क्यों करेंगे, ताकि सरफेस अंदर वाला रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक। तो जिसको हमने बाहर से पॉलिश किया उसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, उसका ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा। जिसको हमने अंदर से पॉलिश किया उसका बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा। जिसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा क्या कहलाता है बेटा आपका,
कॉनकेव मिरर कहलाता है। जिसका बाहर वाला पार्ट वो क्या कहलाता है बेटा आपका? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए स्फेरिकल मिरर को पता है कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करते हैं स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर is a part of hollow polished glass sphere। hollow polished glass sphere स्फेरिकल मिरर क्या है बेटा? एक hollow polished glass sphere का पार्ट, टुकड़ा है। ठीक है, क्यों? उससे ही टूट के बना ना दो टाइप्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या मैं इसको तोड़ के कोई और मिरर बना सकता हूँ? नहीं ना, एक और बना सकता हूँ। कैसा? कैसे? व्हाट इफ मैंने ना बहुत बहुत बड़ा स्फीयर है और मैंने बस इतना सा टुकड़ा तोड़ा है, इतना सा जो कलर किया ना अभी, बस इतना सा तोड़ा है। अगर मैं इतना सा तोड़ूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या ये लगभग लगभग प्लेन है? क्या ये लगभग लगभग प्लेन है? मैंने अभी आपको जस्ट सेकंड डेफिनेशन लिखवाया था, अ प्लेन मिरर इज डिफाइंड एज अ मिरर व्हिच हैज इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखवाया था ना, देखो यहाँ पे, अ प्लेन मिरर कहाँ गया? प्लेन मिरर having infinite radius of curvature is called as plane mirror। कोई भी ऐसा मिरर जिसका infinite radius of curvature है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अब ये सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? देखो, चूंकि ये ग्लास स्फीयर है तो इस पूरे स्फीयर का कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो सेंटर पॉइंट होगा। मान तो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हर पॉइंट जो कि उसके सर्कमफेरेंस में उसका डिस्टेंस सेम होगा। सर्कमफेरेंस मतलब जो आउटर पार्ट, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब पॉइंट का क्या होगा? डिस्टेंस सेम होगा, जो कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा। कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा। अब इस ग्लास स्फीयर में से मैंने बहुत ही छोटा टुकड़ा निकाला, इनफिनिट स्मॉल टुकड़ा निकाला, तो उस छोटे से टुकड़े के लिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। मैं बोलता हूँ कोई 1 मीटर लंबा ग्लास स्फीयर, 1 मीटर रेडियस का ग्लास स्फीयर, उसमें से मैंने 1 mm का एक मिरर काटा, साइड से टुकड़ा काटा। अब सोचो 1 मीटर बड़ा से एक छोटा सा 1 mm काटोगे, बहुत छोटा टुकड़ा कटेगा, उसका कर्व क्या तुमको मुझे दिख पाएगा? लेकिन नहीं, लगभग लगभग सीधा ही है ना। तो वैसा ही बनता है प्लेन मिरर। इसलिए लिखवाया मैंने कि जो प्लेन मिरर है वो कैसा है, उसका रेडियस कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। ये कंपैरेटिव बता रहा हूं मैं, क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? आई होप यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। ठीक, अब इसी के बेसिस पे स्फेरिकल मिरर का मैंने बताया दो टाइप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब क्या आएगा? कॉनकेव का मैंने बता रखा है पहले, तो अब बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझना है ना, कि यही आगे हमारे केसेस बना रहे हैं, यही आगे हमको पढ़ना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के क्या क्या केसेस हैं, किस तरीके से हमको उसके इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना है। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमको समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक टर्म्स हमको समझना पड़ेगा। आइए पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें बेसिक टर्म्स है। राइट, some basic terms in spherical mirror। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर। मैं इससे पहले लिखता हूँ, मैं आपको पहले समझाता हूँ। वैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है? आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। मैं एक कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा कॉनकेव लो, आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया बेटा, आप व्यू आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या लिया? एक कॉनकेव मिरर लिया है। क्या इस कॉनकेव मिरर का, इस पे रिफ्लेक्टिंग दिखाना पड़ेगा ना, ये रिफ्लेक्टिंग दिखा दिया मैंने। ठीक है, क्या इस कॉनकेव मिरर का को मैं एक ऐसे पॉइंट से तोड़ सकता हूं जहां पे ये बिल्कुल इक्वल टूटे? बिल्कुल क्या टूटे? इक्वल टूटे। तो ज्योमेट्रिकली सेंटर से एक तोड़ सकता हूं ना, एक ऐसा सेंटर जहां पर एकदम इक्वल पार्ट में मिरर डिवाइड हो रहा हो, है ना। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ दिस मिरर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोल बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जो मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो वो क्या कहलाता है मिरर में? पोल कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये जो कॉनकेव मिरर एक हॉलो ग्लास स्फीयर का टुकड़ा था, जो रेडियस उस ग्लास स्फीयर का था वही रेडियस इस टुकड़े का भी होगा, ये चेंज नहीं होने वाला।
बिल्कुल। तो उस रेडियस वाले पॉइंट को, तो ऐसे जो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो सेंटर उस ग्लास स्फीयर का था, वो सेंटर इस टुकड़े का भी होगा, एक कर्व का भी होगा, है ना। तो उस जो सेंटर था ना, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में, ये इस टुकड़े के रिस्पेक्ट में पता क्या कहलाता है, मैंने यहाँ पे सेंटर, ये कहलाता है इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो। अब एक लाइन जो है, एक इमेजिनरी लाइन पास करता है बेटा, कहां से कहां तक, तो इन्फिनिट से पास करता है, किसको होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को होते हुए एक इन्फिनिट लाइन पास करता है, जिसका नाम है बेटा प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, अपना एक रेफरेंस है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब कभी भी लाइट रेस ऐसा हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो, ऐसा आ रहा हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल आ रहा हो, क्या देखा गया, ये लाइट हमेशा, ये लाइट हमेशा एक पॉइंट को जाके ही मिलता है। ये लाइट कहाँ मिलता है, एक पॉइंट को जाके मिलता है ऑलवेज। तुम जितना वाला होगा उतनी बार। और वो जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है ना ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट, ये वाला, ये कहलाता है फोकस पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जब कभी भी रे पैरेलल आ रहा हो, चाहे कहीं से आ रहा हो, अगर पैरेलल आ रहा हो या इनफिनिट से आ रहा हो, इनफिनिट से आने वाले लाइट रेस को मानते हैं हमेशा कि पैरेलल आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, याद रखना ये असम्पशन है कि जो भी रे ऑफ लाइट इनफिनिट से आएगा, उसको क्या मानते हैं हम लोग, पैरेलल। तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आ रहा होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ हमेशा टकराने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट बैक करेगा, एक स्पेशल पॉइंट पर करेगा हमेशा से ही, चाहे कैसा भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, 15 रहे, 50 रहे, हमेशा एक पॉइंट को काटे। इसका नाम क्या है बेटा, फोकस पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब देखो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो पोल है, इसके बीच कुछ दूरी है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो डिस्टेंस था जो सेंटर से रेडियस तक का था, मिरर के लिए, ग्लास मिरर के लिए, ग्लास स्फीयर के लिए। तो इसके लिए भी वही होगा डिस्टेंस, रेडियस होगा वो, है ना। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है ना स्फीयर में, यहाँ भी रेडियस कहलाएगा, बट यहाँ क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ये जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से पोल तक का जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका फोकल लेंथ। स्मॉल एस रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, अच्छा, लास्ट एक बेसिक टर्म है इसका, कि ये जो है ना ग्लास मिरर, जो हम जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए लिए हैं, एक स्फेरिकल ग्लास, एक टुकड़ा लिया है जिसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जिसे हम इमेज वगैरह बना के देख रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ मिरर अंडर ऑब्जर्वेशन, जितना पार्ट आपके मिरर का अंडर ऑब्जर्वेशन में है, आपके एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, वो पार्ट क्या कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है बेटा अपर्चर। क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। यहाँ तक मुझे लगता है बातें समझ में आ रही होगी। अब एक एक करके मैं हर एक पॉइंट को लिखूंगा। ठीक है, तो पहला मैं लिख देता हूं आपके लिए, कौन सा लिख दूं, देखना है पहले पोल। पोल क्या लिखा है मैंने, बताया मैंने पोल के बारे में कि क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। क्या लिखूंगा, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका, स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, बेसिकली क्या है, ये सेंटर पॉइंट किसका, उस ग्लास स्फीयर का जिसका ये मिरर टुकड़ा है। इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ which spherical mirror is a, ठीक है, सेंटर है किसका, ग्लास, उस ग्लास स्फीयर का स्फेरिकल मिरर क्या है। ठीक है, तीसरा क्या बताया मैंने, तीसरा को बताया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल
ये क्या होता है? ये बताया मैंने कि इनफाइनाइट लाइन है, कहां से कहां तक पास करने वाला? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाला। ठीक है, इज एन इमेजिनरी, इज एन इनफाइनाइट लाइन passing through pole and center of कर्वेचर। क्लियर है? ठीक है, एक इनफिनिट लाइन है जो कहां से पास कर रहा है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। ठीक है, तो क्या था मैंने फोकस पॉइंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, जो मैंने नोटेशन दिखाया है ना वो स्टैंडर्ड नोटेशन है। यहाँ पर जो मैंने बनाया है ना नोटेशन, ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो आप जब भी दिखाओगे ना तो इसी को फॉलो करना। ठीक, सभी बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में, एनसीईआरटी वगैरह में यही स्टैंडर्ड नोटेशन दिया रहता है। हमें तो बोर्ड देना है तो एनसीईआरटी ने दिया है वही फॉलो करें। ठीक है, फोकस पॉइंट क्या होता है? तो ऐसा एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट ऑलवेज मीट करेगा या मीट करता हुआ लगेगा। यहाँ पर कॉनकेव मिरर था ना बेटा, तो मीट किया। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो मीट करता हुआ लगता। कब? जब वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। इट इज अ पॉइंट वेयर, इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट रे converge or appears to converge on principal axis। इफ कब ऐसा होता है? जब लाइट रे कैसा हो? पैरेलल हो। इफ इट इंसिडेंट parallelly to the principal। ठीक है, क्या होगा? ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे लाइट हमेशा मिल रहा होगा या मिलता हुआ लग रहा होगा। कब? जब वो पैरेलली आ रहा होगा। अच्छा इसका उल्टा भी डेफिनेशन सही है कि अगर इस पॉइंट से लाइट पास कर रहा हुआ तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ऑलवेज पैरेलल हो जाएगा। ये पॉइंट भी, ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट होगा अपना क्या वर्ब? नेक्स्ट होगा अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा पॉइंट था ये? चौथा था, कौन सा था? पांचवा। ठीक है, पांचवा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? ये देखो, ये क्या था बेटा? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस था ना। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस था। बेसिकली सर्कमफेरेंस से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? उस सेंटर को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है, तो रेडियस को भी क्या बोल रहा हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम से मत डरो, बस डराने के नाम दिया है तुमको। सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है ना, यहाँ भी वही है, बस बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, है ना। ये लिखेंगे हम लोग, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें सही है। ठीक, नेक्स्ट क्या था बेटा अपना? फोकल है ना, फोकल, फोकल लेंथ। ठीक, अब ये क्या होता है? ये कहां से कहां तक का लेंथ होगा? गेस करो, गेस करो कहां से कहां तक का लेंथ होगा? बिल्कुल सही बोला तुमने, पोल से फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस
पॉइंट, फोकस पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आपका फोकल लेंथ कहलाएगा। अच्छा, आपको चीज पता है मैथमेटिकली, जो ये फोकल लेंथ होता है ना बेटा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। ये फोकल क्या होता है? कर्वेचर के आधा होता है। आपको एक बात पता है? वेयर लिखता हूं मैं, वेयर एफ क्या है? फोकल लेंथ है। आर क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक है। बट इससे कैसे होता है, हम क्यों माने ये कैसे होता है? बताओ, तो बताते हैं ये एक्चुअली r/2 क्यों होता है। देखो, मैं समझाने के लिए अगेन कॉनकेव में ले रहा हूँ, आप चाहो तो कॉन्वेक्स के लिए दिमाग लगा सकते हो। मैं बताऊं कॉन्वेक्स, आप कॉन्वेक्स के लिए दिमाग लगाओ। नहीं होगा कमेंट करना, किसी वीडियो में लाके समझाऊंगा, ठीक है। ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ठीक। ये यहाँ पे जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अच्छा, मैं बोलता हूँ ना, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगा, एक लाइट पकड़ो में जो बिल्कुल पैरेलल आया, टकराने के बाद क्या आएगा, कहाँ से पास करेगा बेटा? फोकस से पास करेगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट का, ताकि आपको दिखे अच्छे से, रे ऑफ लाइट आया, टकराने के बाद फोकस से पास करेगा, क्लियर है। चलो, अब ये रहा, ये आपका कौन सा पॉइंट था? ये बेटा फोकस पॉइंट था, ठीक। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, ये पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मैं एम, ये पॉइंट अपना है पी, पी इज अ पोल, ठीक। अब मैंने आपको बताया है कि हम जो भी ये पढ़ रहे हैं ना, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं या लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये हम सब पढ़ रहे हैं पैरेक्सियल रे के बारे में या पैरेक्सियल बीम के बारे में, कंसिडर करके। पैरेक्सियल बीम क्या होता है सर? पैरेक्सियल बीम क्या होता है अगर नहीं पता है तो तुरंत जाकर देखे मेरा पिछला वाला वीडियो, है ना। मेरे पिछले वीडियो में पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट मैंने बताया है, ठीक। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। अब ये पैरेक्सियल बीम के लिए हम जब पढ़ रहे हैं तो कुछ एजम्पशंस लेते हैं। क्या लेते हैं कि जो रे ऑफ लाइट्स है या जो बीम ऑफ लाइट है वो कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, क्लियर है। चलो, तो ये ऐसा गया, ठीक। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ से अगर मैं जिस पॉइंट पर जाकर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है, यहाँ तक एक डॉटेड लाइन बनाऊं, तो क्या ये लाइन, क्या ये सी एम इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा? कैसे नॉर्मल होगा सर? ध्यान से सोचो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर वाला पॉइंट है ना, उस ग्लास स्फीयर का सेंटर वाला पॉइंट है ना। सेंटर से आप जब रेडियस खींचते हो तो जो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। आपको क्या बताया था? यहाँ पर अगर आप रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेगा, सेकंड कैसे करेगा? तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा अपने को। नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जहां पे इंसिडेंट हो रहा है वहां क्या करना पड़ता है? वहां पे आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ता है, याद है? ऐसे एक टेंजेंट खींचना पड़ता है, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपको मानना पड़ता है। वो परपेंडिकुलर में क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ध्यान से देखो, ये रहा टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना सीएम हमेशा, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना बेटा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई है, अगर ये भी एंगल आई होगा, क्लियर है। अब ये पूरा ये आई तो ये कितना एंगल हो जाएगा? ये नीचे वाला ये क्या, ये 2i हो जाएगा, ये एंगल 2i हो जाएगा। ये एंगल अगर 2i हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से जरा देखो इसको एक बार, ये स्ट्रेट लाइन में टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। मैं सब बोल सकता हूँ ये कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं नीचे, 180 डिग्री माइनस 2i। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन ट्रायंगल सी एफ एम में देखो, एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल एम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल सी मुझे नहीं पता, निकालना है मुझे, प्लस एंगल एफ कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2i। एंगल एम कितना है? एंगल एम बेटा आई है, जितने एंगल आया था उतने प्लस होके जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो यहाँ से यहाँ का ये 2 माइनस 2i प्लस आई, माइनस आई आ जाएगा, देयरफॉर एंगल सी माइनस आई इक्वल टू 0। और
एंगल सी इज इक्वल टू आई आ गया, कितना एंगल आ गया, ये एंगल आ गया अपने पास, आई आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल सीएफएम में एंगल सी और एंगल एम बराबर है। ऐसा कब होता है, जब कौन सा ट्रायंगल हो, जब वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल होंगे, देयरफॉर बोल सकता हूं मैं कि सीएफ इज इक्वल टू एफएम है। ये पहला क्लियर है। दूसरा, हम जो मान रहे हैं कि एंगल आई जो है ना वो बहुत क्या है, स्मॉल है। क्या है, बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है, क्यों मान रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम मान रहे हैं कौन सा रेज है, पैरेक्सियल रेज है, पैरेक्सियल रे है, मतलब जो बहुत नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस की, इसलिए एजम्पशन मानते हैं, ये हमारा माना हुआ एजम्पशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एजम्पशन है। अगर ऐसा हुआ बेटा, अगर ऐसा हुआ तो ये आपका जो एम पॉइंट है और पी पॉइंट है, बोल सकता हूँ ना कि एम पॉइंट लगभग लगभग पी पॉइंट के आसपास होगा, नजदीक होगा। अगर दोनों पॉइंट सेम हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सिंस एफ पी और एफ एम लगभग लगभग इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स में लगभग लगभग इक्वल है। ये दूसरा, ये किस एजम्पशन से आया, पैरेक्सियल रे के एजम्पशन से आया। मतलब क्या माना मैंने कि रेज जो है बहुत नजदीक है, तो जो एम पॉइंट होगा, ये जो पी पॉइंट होगा, ये एम पॉइंट और पी पॉइंट ये बहुत नजदीक होंगे। ये एम पॉइंट और पी पॉइंट अगर बहुत नजदीक हुए तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एम और एफ पी भी सेम होगा, है ना। तो देखो पहला क्या आया था, सी एफ इजिकल टू एफ एम, और एफ एम क्या है, इक्वल टू एफ पी। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ यूजिंग वन एंड टू, यूजिंग वन एंड टू, जो आपका सी एफ है, सी एफ इज इक्वल है किसके, एफ एम के, और किसके इक्वल लगभग लगभग, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी एफ, ये सी एफ इक्वल किसके है, ये रहा सी एफ, मैं दिखा देता हूँ इसको आपको अलग कलर से। ये सी एफ इक्वल किसके है, एफ एम की, और ये किसके इक्वल है, एफ टी के। ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब देखो खेला यहाँ पे क्या होगा, सिंस जो सीपी डिस्टेंस है या पीसी डिस्टेंस है, पीसी पोल से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, क्या ये आपका कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, पीसी शुड बी इक्वल, बोल सकता हूँ मैं पीएफ प्लस एफसी, पीपी पीसी इज इक्वल टू पीएफ प्लस एफसी बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को, है ना। पीसी कितना है बेटा, ये आर है। पीएफ कितना है, ये बेटा फोकल लेंथ स्मॉल एफ है। एफसी कितना है, एफ सी, अब देखो यूजिंग थर्ड, ये सी एफ एफ सी की बात है, सी एफ इजिकल टू एफ एम है। अच्छा, या एफ पी है, एफ पी वाज क्या, एफ पी वाज फोकल लेंथ, है ना। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ ना, एफ लेंथ यूजिंग थर्ड, चूंकि एफ सी और पी एफ इक्वल है ना, देखो ना एफ पी और एफ सी दोनों इक्वल है ना बेटा, दोनों ही सेम डिस्टेंस एफ हो जाएगा। तो क्या आ गया, आर इज इक्वल टू टू एफ, और एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। हो गया प्रूफ, कैसे आया था, हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है ये। इस तरीके से आता है, फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा है। ये आपको ऐसे याद करा जाता है, बट मुझे लगा आपको बता देते हैं, बताना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, आप कुछ समझोगे तो आपको याद रहेगा, तो समझना ज्यादा जरूरी है। याद तो रखना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, याद नहीं कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया, फोकल लेंथ हो गया, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और क्या लिखवा दिया मैंने आपको अभी तक, पोल लिखवा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दिया, प्रिंसिपल एक्सिस लिखा दिया, फोकस पॉइंट लिखवा दिया। ठीक है, अब क्या लिखवाना है, अब लिखवाना है आपको एपर्चर, है ना, एपर्चर लिखवाना है। एपर्चर लिखो, एपर्चर क्या होता है बेटा, एपर्चर, एपर्चर क्या होता है सर, एपर्चर मैंने क्या बोला था, जो पार्ट ऑफ मिरर आपका अंडर ऑब्जर्वेशन में है ना, वही कहलाता है आपका एपर्चर। तो द पार्ट ऑफ मिरर, मिरर अंडर ऑब्जर्वेशन कॉल्ड एपर्चर
ठीक है, आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो मिरर से आप अपना काम कर रहे हो, जिस मिरर के थ्रू आप फिजिकली मिरर बना रहे हो, उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, अपर्चर बोलेंगे। तो ये बेटा कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। समझा मैंने दिया, अब एक बार आप इसको नोट करके रिवाइज कर लोगे वो याद हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, अब क्या जानना है सर, अब हमने पढ़ा सिर्फ दो तरह के मिरर तो होते हैं, बट इसके इस्तेमाल कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम इन दोनों मिरर को, आइए इसके यूजेस जानते हैं। अगला मेरा टॉपिक होगा यूजेस ऑफ, पहला बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला यूज बड़ा सिंपल है, मतलब बहुत सारे यूज है, मैं कुछ लिमिटेड जो मुझे याद है बता रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या है इसके, देखो क्या आप सभी मेकअप करते हो, अच्छा मेकअप नहीं करती हो तो कम से कम कंघी तो करते होगे, फिर बाल तो झाड़ते होगे, शेविंग करते होगे, शेविंग तो करते होगे। अच्छा तुम बच्चे तुम्हारे कहाँ से जा रहे आएंगे अभी, है ना, तो मेकअप करते होगे। मेकअप करने के दौरान क्या होता है, आपको अपने शकल पे एक छोटा सा पिंपल भी देखना है ना, कहीं ये पिंपल दिख तो नहीं रहा, ऐसा होता है ना बेटा, झूठ मत बोलना। देख, उस पिंपल को दिखाने के लिए जो मिरर इस्तेमाल होता है ना, वो कौन सा मिरर होता है पता है आपको, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। आपका शकल बड़ा दिखता है तो आपको पिंपल दिखता है ना, कौन सा मिरर है बेटा, वो कॉनकेव मिरर है ना। ठीक है, तो एज अ मेकअप मिरर या फिर एज अ शेविंग मिरर इस्तेमाल होता है। ठीक, एक कॉनकेव मिरर लिखता हूँ मैं, इट इज यूज्ड एज मेकअप मिरर। और शेविंग मिरर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके हेडलाइट में मिरर है, जैसे एक आपके पोलो नमक है, उसे क्या आपके हेडलाइट में मिरर है, बिल्कुल है सर। हेडलाइट में आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक लाइट लगा होता है और इससे चारों तरफ से आपका साइड साइड से कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। अब तुम खुद जज करो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, तरीके से केव टाइप में होता है। मतलब कौन सा मिरर बनाने की कोशिश की गई है, कॉनकेव मिरर बनाने की कोशिश की गई है। कहाँ होता है इस्तेमाल दूसरा, इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल, होता है। क्या आपके टॉर्च में भी इस्तेमाल होता है, टॉर्च का भी सेम सीन है ना, टॉर्च का लो या फिर सर्च लाइट का लो, आप कौन इस्तेमाल करते हैं सर, टॉर्च, हमारे पास तो मोबाइल फोन है ना। हमारे जमाने में बेटा टॉर्च इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं। इन टॉर्चेस और सर्च, ठीक है। और कहाँ इस्तेमाल होता है, और तो सर कहाँ इस्तेमाल होता है, सर्च में इस्तेमाल करते हैं हम टॉर्चेस में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, डेंटिस्ट ना एक छोटा सा इसको रहता है इक्विपमेंट जहाँ पर कुछ मिरर लगा रहता है, जैसे मुझको लगा आ चलता है अंदर, तो हाँ यहाँ लगा है कीड़ा, बहुत टॉपिक आया तुमने बचपन में, ऐसा होता है ना डेंटिस्ट, कभी गए होगे तो, अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो पता है वो क्या होता है, वो एक कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर को में एक ऐसा कहते हैं जहां पर इमेज को बड़ा दिख रहा होता है ना, तो क्या है बेसिकली वो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, डेंटिस्ट यूजेस कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट यूजेस concave mirror to see large image of tooth। ठीक है, बड़े इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, और ये मल्टीपल इस्तेमाल है, अब बुक पढ़ना आपको मिलेगा, एक चीज आती है सामने लिखना। दूसरा क्या है, और होते हैं आपके यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कहाँ इस्तेमाल होता है सर, ये कहाँ इस्तेमाल होता है सर, ये जानते हैं। देख, क्या गाड़ी के साइड में, गाड़ी की साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें पूरा रोड दिख रहा होता है, बगल वाला व्हीकल दिखता है, साइड वाला, पता है वो कौन सा मिरर होता है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। क्या होता है, इन रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स,
ठीक है, क्या आप कहीं पहाड़ों पे गए हो? क्या आप ऐसे इंसान हैं जो पहाड़ पे रहते हैं? क्या आप कभी ऐसी जगह पे जाओगे जहां बहुत ट्रैफिक है, जहां पर मर्जर है ट्रैफिक का चौराहा, वहां पे जगह पे देखोगे साइड में एक मिरर लगा रहता है बड़ा सा, जहां पर ना थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा होता है। पता है कौन सा मिरर होता है बाहर से निकला हुआ? हाँ हाँ, वही बाहर से निकला हुआ मिरर होता है ना। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वहां पे हमें दिख जाता है कि कोई सामने से आ रहा है या साइड से आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं दिखता ना। पहाड़ों पे जहाँ शार्प टर्न है वहां पे व्यू कॉन्वेक्स लगाए होते हैं साइड में, क्यों? ताकि अगर उधर से कोई शार्प टर्न से आ रहा है जिससे हमें दिख जाए और हम एक्सीडेंट से बच जाए, है ना। होता है इन शार्प टर्न्स और ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स ना, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड। ठीक है, इस तरीके से कॉन्वेक्स को शार्प टर्न्स में या ब्लाइंड स्पॉट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल होता है सर कॉन्वेक्स मिरर? और क्या इस्तेमाल होता है क्या? और क्या इस्तेमाल होता है? हाँ सर, पार्किंग में इस्तेमाल होता है। सर पार्किंग में नहीं देखा, आप जाओ कोई मॉल पे ध्यान देना, पार्किंग में या कोई छोटे मोटे सुपरमार्केट में ना इस्तेमाल करते हैं। क्यों? मतलब कैमरा नहीं लगाना है उसको, तो कॉन्वेक्स मिरर में ना बहुत वाइड रेंज में इमेज बन रहा होता है, इसीलिए क्या करते हैं उनको एक कोने पे लगा दिया जिसमें पूरा मॉल दिख रहा होता है, या फिर पार्किंग में लगा दिया जिससे आपको ना पूरा पीछे पार्किंग का दिख रहा होता है, व्यू आ रहा होता है। ठीक है, तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इन पार्किंग, इन पार्किंग। और स्मॉल सुपरमार्केट, स्मॉल सुपर मार्केट टू गेट अ वाइड व्यू। ठीक है, तो ये आपका इस्तेमाल था। अब हम आ चुके हैं अपने क्लास के लास्ट बट बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें जिसको अगर आपने नहीं समझा ना तो आप गारंटीड रे डायग्राम में कंफ्यूज होगा हमेशा, दिक्कत होगा आपको हमेशा। इसे रे डायग्राम बनाते कैसे हैं, ऐसा क्यों बना रही है, ऐसा ही क्यों ले रहे हैं हम रे डायग्राम बनाने के लिए, जो कि है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन स्फेरिकल मिरर। तो ध्यान से समझना है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। अब यहाँ से जब रे डायग्राम आता है ना आपके एग्जाम में, ये रूल जिसको याद होगा वो बिल्कुल सही बनाएगा। तो लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का जो है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन स्फेरिकल मिरर। क्या क्या वो नियम है, इसको अगर हम और आप मिलकर फॉलो करें तो एक पार्टिकुलर रे डायग्राम को, पार्टिकुलर इमेज के रे डायग्राम को इजीली बना सकते हैं। वो नियम मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो बेटा, समय का केवल 4 नियम है। 4 नियम याद रख सकते हो क्या तुम? अगर तुम 4 नियम याद रख सकते हो ना, और नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं मैं साइन कन्वेंशन, जहां तुम मैक्सिमम गलती करते हो इसको बनाने, मिरर फॉर्मूला में लगाने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इस रूल से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन, इमेज डायग्राम और फिर साइन कन्वेंशन। तो ये 4 नियम, 4 नियम अगर तुम याद रखो तो तुमको ऑटोमेटिक जो 6 केस में समझाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इस 4 नियम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग ना लाइट में अगर आपको दिक्कत है तो लाइट में आपको दिक्कत पता है कहाँ है? थ्योरी तो बहुत सिंपल है यार, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं। लाइट में आपको दिक्कत है इस रूल्स के अंदर पहले, अगर आपको लाइट में दिक्कत होता है तो। दूसरा, आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत है, मतलब आप रे डायग्राम नहीं बना पाते हो, या मेरे को बना पाते हो बट आपका आंसर गलत आता है हमेशा, क्योंकि आप प्लस माइनस नहीं सकते हो कैसे लगना है। ये तो दिक्कत है, और इस दोनों का सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन आज करने वाला हूं मैं, तो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, पहला नियम क्या बोलता है? फर्स्ट नियम पहला होता है ना, मैं आपको रे डायग्राम में बनाता हूँ, मैं आपको रे डायग्राम समझाऊंगा, जल्दी हो जाएगा और आपको समझ में भी इजीली आएगा। मैं दोनों के लिए समझाऊंगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो। ठीक है बेटा, ये बना कॉनकेव, ये बना कॉन्वेक्स। ठीक, ये नियम नंबर अपना पहला है। चलो फर्स्ट रूल बेटा, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मीट करेगा? अभी बस बताया डिफिनेशन में, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां मीट करता है? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेगा बेटा, वो हमेशा
फोकस पॉइंट पे या फिर मीट करता हुआ लगेगा फोकस पॉइंट पे। तो ये कॉनकेव मिरर है। ये रे ऑफ लाइट में आता हूँ आया पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, हमेशा कहाँ मीट करेगा ये, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस को, फोकस पॉइंट को मीट करेगा। चाहे यहाँ से आए फिर ऐसा ले ले, कितना भी रेज ऑफ लाइट है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ मीट करेगा, हमेशा फोकस पॉइंट को ही कहाँ करेगा, कट करेगा। ठीक है, या फिर फोकस पॉइंट को कट करता हुआ दिखेगा, फोकस पॉइंट को कट करता हुआ दिखेगा, है ना। ठीक है, एक बात याद रखना, एक बात छूट गया बताना आपको पहले, ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। कारण क्या है, ये रे ऑफ लाइट को ना कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, हमेशा डाइवर्ज करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है आपका, एक तरह का ये कन्वर्जिंग मिरर है। बोलेगा कन्वर्जिंग मिरर तो क्या समझोगे, कॉनकेव मिरर। ये क्या कहलाता है आपका, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या कहलाता है आपका, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो, हाँ, तो मैंने बोला कि अगर ये पैरेलल आएगा तो हमेशा फोकस पॉइंट कट करेगा या कट करता हुआ लगेगा। अब यहाँ पर देखो आया और वापस चला गया, कहीं किसी फोकस पॉइंट कट करा किया ही नहीं, यहाँ पर कट एक्चुअली नहीं कर सकता। ये पीछे अगर इसको एक्सटेंड करोगे ना बेटा, ये देखो कहीं यहाँ पर ऐसा कट करता हुआ लग रहा है, ये होता है आपका पहला। आपको क्या करना है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल ले रहे हो तो कहाँ कट करना चाहिए, पॉइंट को कट करना चाहिए। दूसरा नियम बेटा, दूसरा बहुत सिंपल है, इतना क्यों पढ़ना, मेरे पास टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल करूँगा। हाँ, ये हाँ हाँ हाँ, ओहो, अब आएगा जिंदगी में मजा। दूसरा नियम, दूसरा क्या बोलता है बेटा, अगर मान लो, अरे अंकल एक मिनट, ऐसा मत करो यार, दिल टूट जाएगा मेरा। हम्म, वाह, एक मिनट बचा, एक मिनट। दूसरा नियम क्या बोलता है बेटा, कि अगर रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट कैसा आ रहा हो, अगर रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से आ रहा हो, कहां से आ रहा हो, फोकस पॉइंट को कट करता हुआ आ रहा हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। क्या, अगर रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट की तरफ आता हुआ लग रहा हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, ये ऑलवेज पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा, पैरेलल आएगा तो कहां कट किया था, फोकस को कट किया था, फोकस आएगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा, दो नियम, पहला आ जाएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया, सिंपल है ना। ये क्लियर है, आई होप इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रूफ लिखते हैं, थर्ड, थर्ड में क्या है, ऊपर कर देता हूँ, चारों ही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है। देखो थर्ड में बहुत सिंपल है, थर्ड का ये फोकस पॉइंट, ये आपका रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आ रहा हो, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आ रहा हो, वो लाइट रे बिना डेविएट हुए उसी पाथ पर वापस चला जाएगा। कैसा, ऐसा, राइट ऐसा है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करता हुआ था, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वापस आएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट से कोई अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं कर्वेचर पे मिरर पे तो नॉर्मल होता है। अगर कोई राइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो उसी पाथ पर वापस आता है ना यार, आता है नहीं आता है, बस वही नियम है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आता हुआ लगता है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आता हुआ लगता है, वो लाइट रे है ना बिना डेविएट हुए सेम पाथ को क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा। ये नियम नंबर तीसरा है, सिंपल है, सी पे आएगा सीधा वापस जाएगा, खत्म कहानी, एकदम सॉलिड कहानी। चौथा, चौथा नियम चलो,
चौथा लास्ट, अरे क्या हुआ, हाँ सॉरी फोर्थ, थोड़ा सा हमें कर दे, अगर ठीक है फोर्थ देखो, फोर्थ नहीं, फोर्थ क्या होता है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है ना वो पोल पे आया, कहाँ है, पोल पे आया, तो जितने एंगल पे आया है ना उतने एंगल पे वापस जाएगा। क्यों, अरे सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पोल कैसा होगा, पोल इज अ पॉइंट जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा बनेगा टेंजेंट, जहां पर अगर बनाओ टेंजेंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, जब मैं बनाऊँ ऐसे बनाऊँ टेंजेंट, सिंपल बनेगा, सीधा बनेगा टेंजेंट, है ना। ये रहा आपका पोल पॉइंट। क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे पोल पे आ रहा है तो जितने एंगल पे आ रहा होगा ना उतने ही एंगल पे वापस जाना है इसको, उतने एंगल पे वापस जाना है इसको, ठीक है। ये था फोर्थ थिंग, जितने पे आया उतने पे वापस जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आर, ये भी आई तो ये भी आई, ये आई तो ये भी, क्लियर है। ये चार नियम है बेटा, ये चार नियम को अगर आपको याद रखें, ये चार नियम अगर आप समझ गए ना, इस चार नियम के अलावा और कोई है ही नहीं। मैं जो भी रे डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो नेक्स्ट क्लास हम सीखने वाले हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इमेज बन रहा होता है, कैसा इमेज बन रहा होता है, छोटा बन रहा होता है, बड़ा बन रहा होता है, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा आराम से, एक करके डायग्राम बना के बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप क्या पाओगे, मैं जो भी डायग्राम बना रहा हूँ इन चार नियम का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए चार नियम होता है आपको याद रखना। मैंने बना के दिखा दिया, सिंपल है। अरे यार कोई फोकस से पास किया तो पैरेलल होगा, पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, दो रास्ते याद हो गया। अगर सी से पास किया तो बिना डिविएट किए वैसे ही वापस आ जाएगा, तीसरा याद हो गया। चौथा क्या था, अगर पोल पे आया तो जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे वापस। ये चार नियम याद रखने क्या है, ठीक है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कष्ट हो, कहीं भी कोई कष्ट हो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं आपको वहीं पर सॉल्व करके दूंगा। और अगर आपने इसके पहले वाला क्लास बेसिक्स नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखो, विजिट करो, मैं ऐड कर दूंगा लिंक उसका भी, आप जाकर विजिट करो, वो वीडियो देखो, ताकि आपका बेसिक और क्लियर हो। मेरा पर्पस क्या है कि अगर आप लाइट पढ़ रहे हो तो लाइट ऐसा पढ़ो ना कि लाइट आपको समझ में आ जाए, फिर लाइट का बेसिक्स आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ताकि लाइट में मजा आने लगे, है ना। लाइट बच्चों के लिए कई बार हार्ड होता है, बट ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, वेटेज होता है अच्छा एग्जाम में, आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई कष्ट तो मुझे बताओ कि मैं और क्या करके आऊं आपके लिए, और क्या लेकर आऊं आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप शेयरिंग।